अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और मैं फौरन ही राही मुल्क के अदम होता। रेंज पाना दीवार के साथ गुजरते पाइपों के नीचे जा गिरा था। गुप्ता पाना लाओ, मैंने चिल्ला कर कहा, मगर गुप्ता वहाँ कहाँ था? वो पहले ही वहाँ से फरार हो चुका था। मेरे पास उसे बुरा भला कहने का वक्त भी नहीं था। मैंने पाना फौलादी पाइपों के दरमियान से निकालने की कोशिश की, मगर पाइप और फर्श के दरमियान इतना खला नहीं था कि मैं हाथ डालकर पाना निकाल सकता। मैंने ऊपर दीवार के साथ हाथ डालकर पाना निकालना चाहा, लेकिन वो इस बार भी मेरी दस्तक से दूर साबित हुआ था। मैंने वापस आकर हथौड़ा उठाया और एक नज़र प्रेशर मीटर की सुई पर डाली, जिसकी सुई अब आखिरी हद से कुछ ही पीछे रह गई थी। मैंने हथौड़े के दस्ते की मदद से पानी को बाहर की तरफ उस्काया। ये एक और मुश्किल काम साबित हुआ। कई बार पाना ज़रा सा सड़क कर रह जाता। लम्हे मेरे हाथ से पिछले जा रहे थे, किसी भी लम्हे अंजाम करीब हो सकता था। खुदा खुदा करके पाना बाहर निकला और मैं इसे लेकर बॉयलर की तरफ लपका। इस बार मैंने रेंज पाना पूरी कुव्वत से वाल में फंसाया ताकि वो फिर स्लिप न कर जाए। रेंज पाना उफ़क़ी अंदाज से खासा ऊपर था। अगर मैं इसे उफ़क़ी पोजीशन में ले आता तो उम्मीद थी कि वाल खुल जाएगा। मेरी पहली ज़रब पर पाने ने बमुश्किल 5 दर्जे ज़ाविया का सफ़र किया, लेकिन अगली ज़रब पर पाना ज़्यादा नीचे आया था और इससे अगली ज़रब पर उफ़क़ी अंदाज से भी नीचे चला गया। मैंने हथौड़ा फेंक कर पाने को ज़ोर से घुमाना शुरू कर दिया। बॉल किसी हद तक खुल गया, मगर इसकी चूड़ियों में डाला जाने वाला सलूशन ज़बरदस्त मज़ाहमत कर रहा था। खासी दिक्कत के साथ मैं पानी को एक बार ऊपर से नीचे लाता था, जबकि वाल को एक बार चक्कर देने के लिए पानी को 4 बार ऊपर से नीचे करना पड़ता था। जितनी ताख़ीर हो रही थी, खतरा इतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी खोलते हुए आतिश फसा के नहाने पर हूँ, जो अभी फट कर मेरे वजूद को नाबूद कर देगा। ये सोचकर मैं पूरी ताकत से रेंज पाना घुमाने लगा। दूसरे चक्कर के बाद वाल किसी कदर आसानी से खुलने लगा और शायद थोड़ा बहुत प्रेशर खारिज हो रहा था। मुझे मीटर की सुई मामूली से वापसी आती महसूस हुई। मैंने एक नए अज़म के साथ वाल घुमाना शुरू कर दिया। तीसरे चक्कर के साथ ही सनसनाती भाप खारिज होने की दिलनशीन आवाज़ आने लगी। करीब आती सुई अब दूर जाने लगी थी। प्रेशर ख़त्म हो रहा था। हर चक्कर के साथ ही भाप खारिज होने का शोर बढ़ता जा रहा था, हत्ता कि पूरा वाल खोलने पर शोर कानों के पर्दे फाड़ने लगा था। बॉयलर में न जाने कितना प्रेशर जमा हो चुका था। भाप को बॉयलर की मुकीद फ़ज़ा से निकलने का मौका मिला था तो पूरा जोश दिखा रही थी। बॉयलर की दीवारों ने बिलाशुबा सैकड़ों टन फी मुरब्बा इंच का दबाव बर्दाश्त किया था। अगर बॉयलर आम फौलाद की चादर से बना होता तो कब का टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, मगर ये बॉयलर ख़ास फौलाद से ढाले जाते हैं। इनमें कहीं जोड़ नहीं होता और ये बेइंतहा दबाव बर्दाश्त कर सकता है। मेरी नज़र मीटर की सुई पर थी, जो रफ्ता रफ्ता सुर्ख निशान से वापस आ रही थी। अगरचा इसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन बॉयलर फटने का कोई खतरा नहीं रहा था। भाप के अखराज के साथ ही दबाव बतदरीज कम होता जा रहा था। खासी देर बाद एक इंजन में अहमद अली ने डरते डरते अंदर झांका और मुझे सही सलामत देखकर इत्मीनान का सांस लिया था। फिर इसने भाप निकलने का शोर सुना और अंदर आ गया। इसकी नज़र भी मीटर पर मरकूज थी। साहब, आपने हम सब को बचा लिया, इसने शद्दत जज्बात से रुंधी आवाज़ में कहा। अगर बॉयलर फट जाता तो हम तय में होते और मशीनों की खुराक बन रहे होते, मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, लिहाजा इस पर दिमाग खपाने का कोई फ़ायदा नहीं। यकलख्त मुझे कमज़ोरी का एहसास हुआ। चंद मिनट की इस कशमकश ने जैसे मेरी तवानाई निचोड़ ली थी। 31 अफराद मौत के मुंह में जाकर निकल आए थे और इसका जिम्मेदार एक शख्स था, यानी जॉन ग्रे। ख्याल रखना, अरब पर्शियन शिपिंग कंपनी के कराची ऑफिस के डायरेक्टर ने मुझसे कहा, तुम जिस शख्स के साथ काम करने जा रहे हो मेरीन ट्रसन के दुनिया में शैतान की तरह मशहूर है। मैंने इससे पहले भी कई शैतान देखे और भुगते हैं, मैं मुस्कुराया। लेकिन जान गिरे जैसा शैतान शायद ही देखा हो, डायरेक्टर ने कहा और मुझे मुख्तसर जान गिरे की हिस्ट्री बताई। इसका पूरा नाम जान जेफरसन गिरे था और इसका ताल्लुक अमेरिका से था। वो नस्ली तफाखर का मारा एक गोरा था, जो सिर्फ इस वजह से एशियाई कंपनी में काम कर रहा था कि मगरबी ममालिक के तमाम मेरीन लाइन्स ने इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। जो शख्स इंजन रूम में शराब के नशे में धत रहता हो और इसके हाथ में हर वक्त सुलगता सिगार हो, इसके जहाज की सलामती तो वैसे भी मशकूक हो जाती है। एक ज़रा सी बेहतियाती और जहाज गर्क। वो एक अच्छा इंजीनियर था, लेकिन इस वक्त जब नशे में ना हो, और ऐसे मौके कम ही आते थे जब वो नशे में ना हो। इसके बावजूद इसे अरब पर्शियन कंपनी से ना निकाला जाता अगर वो मुक्का मार कर एक ईरानी डायरेक्टर की नाक ना तोड़ देता। इसने जान गिरे को इंजन रूम में सिगार पीते देख लिया था और बाजपूस पर शर्मिंदा होने के बजाय ढटाई से कहा था, कोई बास्टर्ड मुझे नहीं रोक सकता, मेरा दिल जो चाहे मैं पीऊँगा। मुमकिन है कोई अरब डायरेक्टर होता तो इसकी बेहूदगी खामोशी से बर्दाश्त कर जाता, लेकिन हसन रजा एक तो ईरानी था, दूसरे सरफिरा था। इसने जान गिरे के मुंह से सिगार खींच लिया और इसे गिरबान से पकड़कर इंजन रूम से बाहर फेंक दिया।
इस पर जान गिरे ने इसे घूंसा मारा और इसकी नाक तोड़ दी। इस पर हसन रजा ने इसकी यादगार किस्म की मरम्मत लगाई थी। एक तो जान गिरे के मुकाबले में नौजवान था, दूसरे जान गिरे को शराब ने अंदर से खोखला कर दिया था। जान गिरे को पहली बार एहसास हुआ था कि हाथ पैर इस वक्त चलाने चाहिए जब इनमें दम हो। 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो गया तो हसन रजा ने इसे उठवा कर इसके केबिन में भिजवा दिया था। होश में आने के बाद इसने पहला काम ये किया कि इस्तीफा लिखा और इसे हसन रजा के सामने फेंक दिया। खूब मिस्टर जान गिरे, कायद के मुताबिक तुम 2 महीने का नोटिस दिए बगैर नौकरी नहीं छोड़ सकते, वरना कंपनी तुम पर मुकदमा कर देगी और ईरानी जेलें ज़्यादा आरामदा नहीं होती हैं। और अब मुझे इत्तला मिली है कि तुमने इंजन रूम में शराब पी है या सिगार सुलगाया है तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा और तुम्हें $1 दिए बगैर खारिज ज़दा कुत्ते की तरह कंपनी से निकाल दूंगा। जान गिरे ने बाद में हसन रजा को अंग्रेजी के बेहद खौफनाक गालियाँ देते हुए ऐलान किया कि वो जाने से पहले कंपनी की ऐसी की तैसी कर देगा। बदकिस्मती से कंपनी के आला हकाम ने इसकी धमकियों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और वो इसे सिर्फ धमकी ही समझे थे। अगर वो इसके रिकॉर्ड को ज़रा गौर से पढ़ लेते तो ऐसी गलती ना करते। जान गिरो को शिपिंग की दुनिया में शैतान और मनहूस के लक़ब से याद किया जाता था। इसने सबसे पहले एक यूनानी ऑयल टैंकर पर मुलाजमत की। इसके मुलाजमत के चौथे साल टैंकर नहर सुई से निकलते ही तबाही का शिकार हो गया। आग लगने से अमले के 12 अफराद मारे गए थे। करोड़ों डॉलर मालियत का टैंकर भी गरकाब हुआ था, लेकिन तहकीकाती ट्रिब्यूनल जान गिरे के खिलाफ कोई सबूत मुहैया करने में नाकाम रहा था। अलबत्ता इसे मुलाजमत से निकाल दिया गया। इसके 2 साल बाद जान गिरे व्हील मछली शिकार करने वाले एक ट्रालर पर मुलाजिम हो गया। 1 साल बाद इंजन रूम में धमाका हुआ और 2 अफराद मारे गए। जान गिरे ड्यूटी पर था, लेकिन इसे खराश भी नहीं आई थी। एक बार फिर इसके खिलाफ को साबित न हुआ, हालांकि ट्रालर के कप्तान को 100% यकीन था कि धमाके में जान गिरे का हाथ था। 1 हफ्ता पहले एक मुल्ला से झगड़ा करने पर कप्तान ने इसे सर्जरिश की थी। इस बार भी इसे मुलाजमत से निकाल दिया गया था। तीसरा सानिया ज़्यादा अंधोनाक साबित हुआ था। इसे इस बार एक क्रूज शिप में मुलाजमत मिली थी और वो इंजीनियर था। यूरोप से जज़ायर तरपैन की तरफ जाते हुए बीच ओकियानूस में क्रूज शिप के इंजन रूम में आग भड़क उठी। ये बेहद पुरस्कार वाक़या था, क्योंकि न कोई अलार्म बजा था और न ही ये मालूम हो सका आग की इब्तिदा कहाँ से हुई थी। जल्द आग बेकाबू होकर जहाज़ के अक्सर हिस्से को अपने गिरफ्त में ले चुकी थी। मुसाफिरों को फौरी तौर पर लाइफ बोट्स में उतारा जाने लगा, मगर बदकिस्मती से न तो कश्तियाँ मुनासिब तादाद में थी और ना ही पास से कोई दूसरा बहरी जहाज गुजर रहा था। आग इतनी सरहद से फैली थी कि 3 घंटे के अंदर जहाज जलकर गरकाब हो गया। कुल 1200 अफराद में से 950 अफराद की जान बचाई जा सकी थी। बाकी अफराद आग या समुंदर के नजर हो गए थे। सानिया निहायत संगीन था। इसकी आला सतह पर तहकीकात की गई थी, लेकिन जान गिरे एक बार फिर बरी ज़िम्मा करार पाया। लोगों के जहन में बार बार सवाल उठता था कि आखिर ये सारे हादसे वही क्यों होते थे जहाँ जान गिरे काम करता था। यूरोप की मेरीन लाइन ने सफेद फार्म होने के नाते जान गिरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इसे आइंदा मुलाजमत के लिए ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया, यानी इसे यूरोप या अमेरिका की किसी शिपिंग कंपनी में मुलाजमत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद जान गिरे ने UAE की एक ऑयल फील्ड में मुलाजमत कर ली, लेकिन इसके जहन में कोई कजी थी या इसके वजूद में कोई खबासत भरी हुई थी। वो जहाँ भी जाता था किसी न किसी हादसे का सबब बन जाता था। ऑयल फील्ड में एक रात जो कुआं सफाई की वजह से बंद था कि इसमें धमाका हो गया। पंपिंग बंद होने की वजह से आग तो ना लगी, लेकिन कुएं के पास काम में मशगूल 2 कारकुन मारे गए थे। जान गिरे की ड्यूटी इस कुएं पर थी और वो धमाके वक्त वहाँ नहीं था। बाद में इसने बताया कि वो वॉशरूम में था। ये धमाके से 1 मिनट पहले की बात थी। कई अफराद जख्मी भी हुए थे, लेकिन जान गिरे पर कोई इल्ज़ाम न लगाया जा सका। ड्यूटी के दौरान वॉशरूम जाने काबिल गिरफ्त बात नहीं थी और ना ही कायद के खिलाफ थी, लिहाजा एक बार फिर जान गिरे के खिलाफ को साबित ना हो सका और इसे इस मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया। बदकिस्मती से इन्हीं दिनों हर पर्शियन कंपनी को के इंजीनियर की ज़रूरत दरपेश आई और जब तक कंपनी के आला हुकाम को जान जेफरसन गिरे के करतूतों का इल्म होता, वो इसका तकर्रुर बतौर चीफ इंजीनियर के बहरी जहाज खलीज पर कर चुके थे। यूँ तो कंपनी के पास कई एक बहरी जहाज थे, लेकिन इसका असल कमाबूत खलीज ही था। जान गिरे मेरी तकरीर से खुश नहीं था और इसने अपनी नफरत छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने कहा, इन हरामियों को मेरी तौहीन महंगी पड़ेगी। इसके चेहरे पर हसन रजा के मुक्के के निशानात अब तक मौजूद थे और तुम ये मत समझो कि मेरी जगह ले सकोगे। मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम भी अपनी गुफ्तगू पेशावराना अमूर तक महदूद रखो। यह शख्स मुझे पहली नज़र में ही बुरा लगा था। इस नापसंदीदगी की कई वजह थी। अव्वल तो इसकी कहानियाँ जो मेरे इल्म में आई थी, दोम इसकी गुफ्तगू, वो बेहद बदतमीज़ आदमी था, और तीसरी इसकी शख्सियत। इसके बुलडॉग जैसे चेहरे पर सुअर जैसी नन्ही नन्ही आँखें थी, जिनसे हमा वक्त एक नूह की कीना तोज़ी झांकती थी। इसके फूले हुए चेहरे से अजीब सी खबासत टपकती थी, जैसे वो सारी दुनिया के खिलाफ दिल में कीना लिए बैठा हो।
البتہ وہ میرے رنگ و روپ سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ مسٹر جوزف، تمہارا تعلق کسی ویسٹرن کنٹری سے ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا نام یوسف ہے، جوزف نہیں، اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں نے وضاحت کی۔ او نو نو، اس نے ہاتھ ہلایا تو اس کے ہاتھ میں ڈبے ٹن سے بیر چھلک گئی تھی۔ یہ تو رنگدار لوگوں کا ملک ہے، تم یورپ کے لگتے ہو، تمہاری رگوں میں یقیناً کسی سفید فام کا خون ہے۔ کیا تمہاری ماں؟ مسٹر گرے، بہتر ہوگا تم اپنا منہ بند رکھو، میں نے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہا۔ ابھی تمہارے پرانے زخم صحیح طرح سے بھرے نہیں ہیں، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ تم میں برداشت کم ہے۔ خیر، ہم کچھ تکنیکی نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے انجن اور اس کے بارے میں مجھ سے سوالات شروع کیے۔ یہ ایک طرح کا انٹرویو تھا، جس کے بعد اس نے مجھے صرف اس لیے پاس کر دیا تھا کہ میرا رنگ سفید تھا۔ تمہاری جگہ کوئی کالا ڈٹی ہوتا تو میں اسے انجن روم میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ قواعد کے مطابق جب تک وہ چیف انجینئر تھا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص انجن روم میں ملازم نہیں رکھا جا سکتا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں جہاز سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر پہلی ہی ملاقات میں مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بھی مار کھاتا، اور بحری قوانین کے مطابق اگر کوئی جونیئر اپنے سینئر پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے سنگین جرم میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جرم کسی ملہ سے سرزد ہو تو اسے بغاوت سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے منیلا سے خلیج کے عملے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ خلیج مال بردار بحری جہاز تھا جو خلیج فارس سے لے کر فلپائن اور جاپان کے درمیانی راستوں پر سفر کرتا تھا۔ اسے دنیا کا معروف ترین بحری روٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق جان گرے کو بمبئی سے رخصت ہو جانا تھا۔ کمپنی نے اس کے لیے بمبئی سے نیو یارک تک کے فضائی سفر کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے جان گرے کے بارے میں جتنا سنا تھا اسے اس سے بڑھ کر خبیث پایا۔ اس کے ساتھ کام کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ اکثر ایسی جگہوں پر بھی تمباکو نوشی کرنے لگتا تھا جہاں ایک چنگاری بھی پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس موقع پر انجن روم میں موجود ہر فرد کی جان پر بناتی تھی۔ عملے کی فکر مندی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ ان بیچاروں کو اپنے کام پر بھی نظر رکھنا ہوتی تھی۔ وہ کہاں تک جان گرے کی نگرانی کرتے۔ میرے آنے سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میری قبل از وقت تقرری کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جان گرے پر نظر رکھوں اور اسے کوئی خطرناک حرکت نہ کرنے دوں۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔